शादी के बाद अपने शौहर के साथ में अमेरिका चली गई। 5 साल बाद लौटी तो अम्मी जान से अपनी पड़ोसन खाला निम्मो के बारे में भी पूछा। वो कुछ अरसा कबल ये मोहल्ला छोड़कर चली गई थीं। अम्मी ने मुझे बताया नाम तो इसका नईमा था, लेकिन सब निम्मो कहते थे। खैर वालदा ने मुख्तसर बता दिया कि इन लोगों ने कहीं और रिहाइश इख्तियार कर ली है। मैंने भी तफसील ना पूछी कि क्यों गए कब गए। सोचा कभी फिर पूछ लूंगी। मुझे अमेरिका से आए 2 हफ्ते हुए थे। एक रोज बाजार से कुछ खरीदारी करके लौटी तो देखा एक औरत अम्मी के पास बैठी है। वो जानी पहचानी लगी। अम्मी से बातें करते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे जाती थी। जरा करीब गई तो पता चला कि ये तो निम्मो खाला है। आ जालिम वक्त, ये क्या किया। हुसन की पुतली आज मिट्टी का ढेर लग रही थी। ये वो औरत थी जो अपने हुसन की वजह से किसी को खातर में नहीं लाती थी। आज किस कदर उजाड़ और हवानक सूरत लग रही थी। मैं भी वहां पास ही बैठ गई। वो अपने गम में इस कदर टूटी हुई थी कि मेरी जानिब तवज्जो ना की। अम्मी से कह रही थी कि आपा, आप ठीक समझाती थीं। मैंने ही अपने गलत कदम ना रोके और सब कुछ गवा दिया। वासिफ कमाते तो थे, ये और बात थी कि इनकी आमदनी कम थी। लेकिन अगर मैं कनात से काम लेती तो इस आमदनी में भी इज्जत से गुजारा हो सकता था। अफसोस, इंसान अपनी ख्वाहिशों के ताक़ुब में जिंदगी के मयसर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ को बहुत पीछे छोड़कर तबाही के गार में जा गिरता है। तब अकल आती है जब पल्ले कुछ बाकी नहीं रहता। वासिफ के साथ कितनी महफूज थी, मगर खुद को गैर महफूज समझती थी। हर वक्त इसी एहसास में सुलगती रहती थी कि ये मजदूर है, मिस्त्री है। एक काश कोई और काम किया होता। मैट्रिक पास करके भी इन्हें करने को मजदूरी ही मिली थी। वो मिस्त्री थे तो क्या हुआ, तामीर का काम ना मिलता तब भी सीमेंट की बोरियां ढोते। सारे दिन की मुशक्कत के बाद कमर अकड़ जाती थी, सो ना पाते थे। मुझसे कहते कि तेल गरम करके मेरी कमर पर लगा दो, दर्द से करवट नहीं ले सकता। और मैं बजाय इनसे हमदर्दी करने के कहती, हाय मेरा नसीब, अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी सूरत दी, मगर हम अच्छा खाने और अच्छा पहनने को तरस गए हैं। काश तुम कोई और काम कर लेते, अपने इस घर को आधा दुकान में बदल कर दुकानदारी ही कर लेते तो शायद 4 पैसे ज्यादा कमा लेते। कभी ये शुक्र ना किया कि वो जितनी भी मुशक्कत करते हैं हमारे लिए करते हैं। हमको तो 2 वक्त की रोटी पूरी खिलाते हैं। हम कभी भूखे तो नहीं सोए थे। लेकिन बंदे की नाशुक्री फितरत के एक शय मैसर आ जाए तो दूसरी के लिए तड़पने लगता है। मैं भी दूसरी औरतों की लिबास, फैशन और गाड़ी बंगले देखकर तड़पने लगती थी कि शक्लें तो मुझसे अच्छी नहीं हैं, लेकिन इनके नसीब कितने अच्छे हैं। एक काश मेरी शादी भी वासिफ जैसे मिस्त्री की बजाय किसी पैसे वाले से हुई होती, तो मैं और मेरी बेटी भी ऐश की जिंदगी बसर कर रहे होते। अब मुझे अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी सायरा की फिक्र थी। अरमान था कि मेरी बच्ची किसी अमीर घर भी आई जाए, कम अज कम वो तो ऐश की जिंदगी बसर कर सके। मेरे पल्लू में तो कम नसीबी ने धूल मिट्टी ही बांधी थी। अब खाला निम्मो की बातें सुन सुनकर मुझे बेचैनी हो रही थी कि खाला निम्मो इस फजूल तमहीद से हटकर असल बात की तरफ आए। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इतनी परेशान हाल आई है। अम्मी ने कहा, निम्मो बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ है। तुम तो ऐसे यहाँ से गई कि फिर एक बार भी मिलने नहीं आई। आपा क्या करती, मजबूर थी। आपको एक रोज बताया था ना कि एक अमीर आदमी ने मुझे गाड़ी में लिफ्ट दी थी। आपने मना भी किया था कि ऐसा करना ठीक नहीं, आइंदा किसी से लिफ्ट मत लेना, लेकिन मैंने आपकी बात पर तब कान ना धरे थे। अरे निम्मू, मुझे तो याद नहीं आ रहा। जब से शुगर का मर्ज लगा है यादाश्त रोज बरोज कमजोर होती जा रही है। मेरी अम्मी ने जवाब दिया। निम्मू खाला कहने लगी, एक सुबह घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने निकली थी। खरीदारी में ख्याल ना रहा कि कुछ रकम किराए के लिए बचा लूं। जब खरीदारी करके दुकान से बाहर आई तो पर्स खाली हो चुका था। सोचने लगी अब घर कैसे जाऊं। सड़क के किनारे खड़ी थी, कभी इधर कभी उधर देखती। इस फिक्र में थी कि रिक्शा रोकूं और घर तक पहुंचूं, किराया आपसे लेकर दे दूंगी। तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक वजीहा शख्स ने खिड़की से सर निकाल कर पूछा, क्या आपको सवारी नहीं मिल रही? तेज धूप में देर से आपको खड़े देख रहा हूँ। मैं हिचकिचाई तो वो बोला, इतना मत सोचिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। धूप में और कुछ देर खड़ी रहेंगी तो ये गोरा रंग आपका जल जाएगा। मैंने हिम्मत करके कह दिया, दरअसल सवारी नहीं मिल रही, तभी खड़ी हूँ। वो गाड़ी से उतरा और अगली निशिस्त का दरवाजा खोल दिया। बैठ जाइए और इधर लाइए ये सामान। इसने शॉपर मेरे हाथ से लेकर पिछली निशिस्त पर रख दिए। मैं इसकी गाड़ी में बैठ गई। कार का एसी ऑन था। मैं जो धूप की हिद्दत से तिलमिला गई थी, ठंडक का एहसास राहत बन गया। सफर में मजा आने लगा। तब सोचा, जिंदगी तो ये है,
हमारी भी क्या जिंदगी है। पैदल धूप में चलना और जलना। उस वक्त भी ये ख्याल ना आया कि मेरा शौहर बेचारा हमारी खातिर इस तपती धूप में रेत और बजरी से घरों की तामीर करता है। जब मैं घर के दरवाजे पर उतरी तो इखलाकन इसको कहा कि अंदर आकर कुछ ठंडा पानी पी लें। मैंने इखलाकन कहा था, लेकिन वो वाकई गाड़ी बंद करके उतर आया और मेरे साथ घर में दाखिल हो गया। वासिफ काम पर गए हुए थे। घर पर सायरा ही थी। मैंने इसे कहा कि बेटी मेहमान के लिए ठंडा पानी लाओ। वो बोली, अम्मा पानी तो घड़े का है। मेहमान ने सायरा से कहा कि बीबी कोई बात नहीं, घड़े का पानी ले आओ, मुझे घड़े का पानी बहुत पसंद है। इसने तो शायद हमारी गुर्बत की लाज रखने को ऐसा कहा था। सायरा जग भर कर ले आई। इसने एक गिलास पानी पिया और फिर चलने को हुआ। चलते वक्त इसने जेब से कार्ड निकाल कर दिया और कहने लगा, इस पर नाम पता लिखा है, अगर कभी कोई काम पड़ जाए तो फोन कर लेना। वो ये कहकर चला गया। आपा, वो मुझे बहुत मुहज्जिब और बा इखलाक इंसान लगा। आपसे भी जिक्र किया था तो तब भी आपने कहा था कि निम्मो, तूने एक अनजान आदमी को घर के अंदर बुलाकर गलती की है। अमीर आदमी था तो क्या हुआ, जवान बेटी के होते जब शौहर भी मौजूद ना हो, एक अजनबी को घर बुलाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो किसी अमीर आदमी से जान पहचान बनाना अच्छा लगा था। ये सोचा कि ऐसे लोगों से जान पहचान होगी तो ही सायरा की किसी अमीर घर में शादी हो सकेगी, वरना एक मिस्त्री की लड़की को कैसे किसी खुशहाल घर में ब्याह पाऊंगी। ऐसे ही मेहरबान लोग हम जैसे गरीब घरानों की बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों का वसीला बनते हैं। आपके मना करने के बावजूद मैंने उस शख्स से राब्ता किया। इसका फोन नंबर कार्ड पर लिखा था। नजदीकी पीसीओ से जाकर फोन करती थी। बातों बातों में एक दिन मैंने इस शख्स से, जिसका नाम जुबैर था, इससे मुद्दा बयान कर ही दिया कि मुझे अपनी बेटी के लिए किसी खाते पीते घराने का रिश्ता चाहिए। अगर आप किसी शरीफ घराने में मेरी बेटी सायरा का रिश्ता करवा दें तो उम्र भर दुआएं दूंगी। जरूर, ये तो नेकी का काम है। तुम्हारी बच्ची बहुत अच्छी शक्लो सूरत की है, इसका रिश्ता होने में तो देर भी नहीं लगेगी। तुम ऐसा करो कि मेरे ऑफिस आ जाओ तो तफसीली बात कर लेते हैं। इसने पता समझा दिया और मैं इसके ऑफिस चली गई। इसने कहा, रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अमीर कबीर आदमी है, बैरून मुल्क कारोबार है, पहली बीवी वफात पा चुकी है, कोई औलाद नहीं है, दूसरी शादी किसी खूबसूरत और शरीफ घराने की लड़की से करने का ख्वाहिशमंद है। बेशक गरीब घराने से हो, लेकिन नेक लोग हों। मेरे ख्याल में तो तुम्हारी लड़की के लिए ये रिश्ता मुनासिब रहेगा। एक बात बता दूं कि इस बिजनेसमैन की उम्र 45 के लगभग है, जबकि तुम्हारी लड़की बामुश्किल 15 साल की होगी। शौहर से बात कर लो, वो राजी हो तो बात आगे चल सकती है। ठीक है, मैंने जुबैर साहब से कहा कि मैं अपनी शौहर से बात कर लूं तो आपको फोन करूंगी। मैंने वासिफ से बात की कि मोहल्ले की जानने वाली एक औरत हमारी सायरा का रिश्ता लाई है। कहती है कि एक अमीर बिजनेसमैन है, कार कोठी बड़ा सा कारोबार है, किसी शय की कमी नहीं, मगर इसकी उम्र 45 साल है। आपका क्या ख्याल है, हमारी लड़की अमीर घर में जाएगी और ऐश करेगी? वो बोले, अरे नेक बख्त, मेरी उम्र 42 साल है, तो खुद 37 साल की है और बेटी ब्याने चली है मेरी उम्र से भी बड़े शख्स के साथ, वो भी महज दौलत की लालच में। फिर हमारी इनसे वाकफियत है और ना ही जान पहचान। मुझे तो हरगिज ये रिश्ता कबूल नहीं है। तुमको ना सही, मुझे तो है। मैंने तो वासिफ को ये कहा, बहुत मनाया, वो किसी तरह ना माने तो मैंने कहा कि मैं गुर्बत से तंग हूँ। तुम सीधी तरह नहीं माने तो बेटी को ले जाकर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ बयान करवाकर इसकी शादी अमीर आदमी से कर दूंगी। तब तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। वासिफ बेचारे मेरे उस रोज के झगड़े से परेशान रहने लगे, मेरी धमकी से डर गए। दिल के मरीज थे, मालूम ना था उस रोज दिल में दर्द महसूस किया। किसी बंगले की छत पड़नी थी, वो दीगर मजदूरों के साथ शटर पर चढ़ गए। सख्त गर्मी थी, पसीना बहने लगा, तकलीफ की परवाह न की। सूरज की तपिश ऐसी लगी, धड़ से ऊपर से गिरे और जमीन पर आ गए। सर पर चोट लगी, बेहोश हो गए। ठेकेदार ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जिंदा घर वापस न आए। मुझे जहां इनकी वफात का सदमा था, वहां ये खुशी भी हुई कि वो कांटा निकल गया जो हमारी गुर्बत को अमीरी में बदलने की राह में रुकावट था। अब मैं अपनी बेटी की शादी जुबैर के जरिए एक अमीर आदमी से करवा सकती थी। मैंने घर बेचा, जुबैर साहब के घर चली गई। इनका कहना था कि अगर पुराने घर में रिहाइश पजीर रहोगी तो कोई खुशहाल घराना तुम्हारी बेटी को ब्याह कर नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी कोठी का एक हिस्सा रहने के लिए हम माँ बेटी को पेश कर दिया। मोहल्ले में यही जाहिर किया कि हम इनके रिश्तेदार हैं। अब मुझे इंतजार था कि कब ये मेरी बेटी की शादी करवाते हैं। आपसे भी इसी वजह से मिलने न आई कि अब पुराने मोहल्लेदारों से कोई वास्ता और ताल्लुक किसी पर जाहिर न करना चाहती थी।
ताकि हमारी मुफलिसी भरे माजी का किसी को इल्म ना हो सके। हुसन में तो मेरी बेटी लाखों में एक थी, बस गरीबी आड़े आ रही थी और मैं इस तौक को उतार कर फेंकना चाहती थी। निम्मो खाला की ये बात सही थी। वाकई सायरा माँ से भी बढ़कर हसीन थी। फिर भी अल्लाह इंसान के नसीब सूरत देखकर नहीं लिखता, लिहाजा ऐसी बातें आदमी को जेब नहीं देती जो इसके इख्तियार में ना हो। अपनी हैसियत से बढ़कर छलांगे लगाने वाले जरूर चोट खाते हैं। फिर निम्मो खाला कहने लगी कि मुझे भी जुबैर की शक्लो सूरत और दौलत ने मरूब कर दिया। इसी को सच्चा समझने लगी। चंद दिन पुरसकून गुजरे। बच्ची की शादी का जिक्र भी ना किया कि मेरी इद्दत का अरसा था। जब ये अरसा खत्म हुआ तब एक रोज जुबैर ने कहा, नईमा बीबी, जिस शख्स से तुम्हारी लड़की का रिश्ता होना है फिलहाल वो यहाँ आने से कासिर है। अपने बिजनेस की वजह से वो बहुत मसरूफ है, इसलिए तुम्हें वहां जाना होगा। कहाँ जाना होगा? बैरून मुल्क। बीबी तुम बेफिक्र रहो, मुझ पर एतबार किया है तो परेशानी की जरूरत नहीं। बस तैयारी करो, हम आज कल में कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। इस सोच में कि बेटी अच्छी जिंदगी बसर करेगी तो मैं भी आगे ऐशो आराम से इसके साथ रह लूंगी। जुबैर मुझे और सायरा को लेकर बैरून मुल्क जाने लगा तो एक बैग मुझे पकड़ा दिया। एयरपोर्ट पर वो बैग इसके एक दोस्त ने आकर हमसे ले लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया। क्या खबर इस बैग में क्या था कि इसने खुद हमसे दूरी इख्तियार कर ली थी। कुछ दिनों बाद जब वापसी की फ्लाइट थी इसने बहाना किया कि वो शख्स किसी काम से कनाडा चला गया है। चंद दिन बाद दोबारा यहाँ आना होगा। अभी वापस चलते हैं। एक माह बाद दोबारा सफर की तैयारी करवाई, लेकिन इस बार हमें एक फ्लाइट से जाना था और इसने खुद बाद की फ्लाइट से आना था। कहा कि टिकट इस तरह से मिल सकी है, मजबूरी है। कल मेरी मीटिंग है, तुम लोग मेरा बैग लेकर चली जाना। एयरपोर्ट पर मेरा दोस्त तुम्हें रिसीव कर लेगा। मैं अगले दिन पहुंचूंगा। उस वक्त तो मैं कुछ ना कह सकी। एयरपोर्ट पर वाकई इसका दोस्त लेने आ गया। इसने सामान हमसे ले लिया और हमें होटल में ठहरा दिया। मुझे शक हो गया कि यकीनन कुछ गलत सामान है जो वो हमारे जरिए भिजवाता है ताकि इसका मकसद पूरा होता रहे। मैंने कहा कि आइंदा मैं ऐसा सफर ना करूंगी। मेरी लड़की का रिश्ता नहीं होता तो ना हो। कहने लगा, ठीक है, तुम शायद मुझे स्मगलर समझ रही हो। यहाँ रिश्ता नहीं करना, ना करो। इसके अल्तफात मेरी बेटी से बढ़ने लगे तो मैं परेशान रहने लगी। एक दिन साफ अल्फाज में कह दिया कि इतना बच्ची से इल्तफात क्यों। जवाब देने लगा कि जो रिश्ता बताया था इसकी उम्र 45 साल है। तुम राजी हो गई। उस शख्स को बिना देखे ही सिर्फ मुझ पर एतबार करते हुए, तो फिर मुझ में क्या कमी है? मेरी उम्र 40 साल है। दौलत और दुनिया की सब आसाइशें मौजूद हैं। मुझसे सायरा की शादी करने पर तुम्हें क्या इतराज है? ये सुनकर तो मैं दंग रह गई। तो पहले ही अपनी नीयत से मुझे आगाह कर देते तो मैं तुम्हें अपने शौहर से मिलवा देती। क्या खबर तुम्हें पसंद कर लेते। कहने लगा कि अब कहानियां मत बनाओ, रिश्ता लड़की का मुझसे करा दो और अपना मुस्तकबिल महफूज कर लो। मैंने कहा, मेरी लड़की मासूम और भोली भाली है और मुझे यकीन हो गया है कि तुम इससे शादी इसी वजह से कर रहे हो कि इससे सामान स्मगल करवाओगे। किसी दिन मेरी बच्ची धड़ ली जाएगी। तुमको गलत फहमी है। जाने कैसी बातें सोचती रहती हो नईमा बीबी। मुझे तो पहली नजर में ही तुम्हारी लड़की पसंद आ गई थी। चाहता था कि तुमसे रिश्ते की बात करूं, मगर फिर तुमने खुद ही बात कर दी। तो मैंने भी जहन बना लिया कि मुनासिब वक्त पर बात को वाजिया कर दूंगा। अगर मैं कोई ऐसा कारोबार करता भी हूं तो तुमको तो सिर्फ मेरी दौलत से मतलब रखना चाहिए। सायरा को तो मैं ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि ये मेरे कारोबार में शामिल होकर अरबपति हो जाएगी। जुबैर की बातें सुनकर मैं कांप गई। सायरा तो बच्ची थी। नित नए कपड़े फैशन के सिले हुए मिलने लगे तो वो भी मॉडर्न बनने के शौक में इसकी बातों में आने लगी। बोली, अम्मा, पहले खुद अमीर आदमी से ब्याने का कहती थी, अब अमीर आदमी मिल गया है तो डरने लगी हो। जुबैर अच्छा इंसान है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो तो ना तजर्बेकार और मासूम थी, मगर मैं अब खौफ से लरसने लगी थी कि मेरी मासूम बच्ची को मॉडर्न रूप देकर ये जो काम लेना चाहता है इसका रास्ता तबाही की दलदल में जाकर गिरता है। जुबैर ने घर पर ट्यूटर का इंतजाम कर दिया जो सायरा को अंग्रेजी बोलना सिखा रहा था। इसे ब्यूटी पार्लर ले जाने लगा। बाल मॉडर्न तरीके से कटवा दिए। मुझसे ये बर्दाश्त ना हो रहा था कि ये दौलत के हसूल के लिए मेरी बच्ची को कुर्बानी का बकरा बनाए। जब मैंने बहुत उलझना शुरू किया तो जुबैर ने चाहा कि मेरी लड़की मुझसे बागी हो जाए। वो भी अब कश्मकश का शिकार थी कि किसकी बात माने किसकी ना माने, क्या फैसला करे। दौलत की चाह ने मुझे मौत के दहाने पर लाकर खड़ा किया था। निम्मो खाला ये सब चीजें बताते हुए रोने लगी तो अम्मी ने कहा, ये मामला है निम्मो, मेरे शोहर को आ लेने दो।
मैं इनको तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह करके फिर तुम्हें कोई मशवरा दूंगी। तुम कल शाम को आ जाना। निम्मो चली गई। अम्मी का वो बेहद अदब करती थी, अपना हर दुख सुख इनसे कहती थी। शाम को वालदा ने अब्बू से मशवरा किया। वो वासिफ मिस्त्री को अरसे से जानते थे। नेक और शरीफ बेचारा आदमी था, हमेशा मेहनत से रिस्क हलाल कमाया था। अब्बू ने कहा, नईमा से कहो कि किसी तरह लड़की को वहां से निकाल कर हमारे पास ले आए, आगे हम इंतजाम कर लेंगे। अगले रोज वो आई तो अम्मी ने इसको यही बात समझाई। इसकी हिम्मत बढ़ी और 4 रोज बाद वो किसी बहाने से अपनी बेटी को लेकर आ गई। वालिद साहब वासिफ के गांव जा चुके थे, जहां इनके रिश्तेदार रहते थे। इनके एक चचाजाद भाई से अब्बू की वाकफियत थी। अब्बू इसके पास गए और सारा अहवाल बताया। वासिफ के इस चचाजाद ने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। सायरा वासिफ की बेटी है तो मेरी भी बेटी है। वो हमारी इज्जत है, आप फिक्र न करें। इसकी शादी मैं अपने लड़के से कर दूंगा, अगर ये माँ बेटी हमारे साथ गांव में रहना गवारा कर ले। मेरी वालदा ने निम्मू खाला को बताया तो वो राजी हो गई। वालिद माँ बेटी को लेकर गांव चले गए और यूं सायरा का निकाह इसके रिश्ते के चाचा के बेटे अजहर से हो गया। माँ बेटी को अमान मिल गई। मेरे अब्बू इस नेक काम को सरअंजाम देकर लौट आए। हमने भी शुक्र किया कि गरीब की लड़की अपने अजीजों में इज्जत के साथ अपने घर की होकर महफूज हाथों में चली गई है। ये तो निम्मो खाला ने बाद में अम्मी को बताया कि जुबैर की बीवी और बच्चे भी थे, अलहदा कोठी में रहते थे और सायरा को वो सिर्फ अपने गलत मकासद की खातिर दूसरी बीवी बनाकर इसके जरिए अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाना और दौलत में इजाफा करना चाहता था। जो भी था, लेकिन निम्मो खाला को वक्त पर अकल आ गई और वो नामालूम हालात का शिकार होने से बच गईं। अल्लाह ताला ने आपको जिस किसी हाल में भी रखा है, हमेशा खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नाशुक्री गुनाह है। लालच, हिर्स और हसद से इंसान के हाथ में कभी कुछ नहीं आता। वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं रहते। अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। जो खुदा आपको अच्छी सूरत दे सकता है, क्या वो दौलत नहीं दे सकता? इसलिए हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। निम्मो खाला खुशकिस्मत थी जो वो दोनों बच गईं, या शायद सायरा के बाप की कोई नेकी थी जो काम आ गई। निम्मो खाला ने हालात से सीख लिया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सुकून अपनों से ही मिलता है। इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।